हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 6 और हमारे जो कवि हैं छायावादी तरकाल के कवि नागार्जुन। आज हम इनकी जो 2 कविताएं थी दंतरित मुस्कान और फसल, उन दोनों कविताओं को हम बच्चों शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में कर चुके हैं। साथ ही हमने उनकी जो व्याख्या की थी वो सप्रसंग की थी। इसके साथ ही आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो प्रश्न उत्तर आए हैं, यह दंतरित मुस्कान और फसल, ये जो दोनों कविताएं नागार्जुन की थी, उनके अभ्यास जो प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, उनको हम उत्तर सहित करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दंतुरित मुस्कान मैंने बताई, जो छोटे छोटे दांत, जब बच्चों के दूध के दांत आने लगते हैं, जब बच्चा 10-11 महीने का होता है, उन दांतों के साथ में जब बच्चा मुस्कुराता है तो उसको कहते हैं दंतुरित मुस्कान। तो बच्चा जब मुस्कुराया अपने दांतों के साथ में, तो उसका कवि के मन पे क्या प्रभाव पड़ा, कवि जो कि उसके एक पिता के रूप में थे। तो देखो, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। यानी थका हारा क्लांत पथिक की तरह जो कवि लंबी यात्राओं से अपने घर पहुंचता है और जब वहां जाकर के देखता है उसके घर में एक छोटा शिशु है, यानी उसके पीछे से शिशु ने जो जन्म लिया है वो शिशु उसकी अपनी संतान है। उसकी माँ यानी कवि की पत्नी बताती है कि ये आपकी अपनी संतान है। जब वो बच्चा उसको देख करके, यानी कवि को देख करके या अपने पिता को देख करके मुस्कुराता है तो क्या होता है, कवि बहुत प्रसन्न होते हैं। उसका उदास मन क्या होता है, कवि का जो उदास मन होता है वो सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है। उसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। यानी अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देख करके, यानी दांतों वाली छोटी सी मुस्कान देख करके कवि को ये प्रतीत होता है मानो कि उसकी जो एक छोटी सी झोपड़ी है उसमें जलजात, देखो हमारी जो कविता थी उसमें कमल को जलजात बताया था, यानी जो पानी के अंदर जो कमल खिलता है वो उनकी झोपड़ी में खिल उठा हो। यानी बच्चे का जो खूबसूरत चेहरा है वो किसके समान लगा कवि को, कमल के समान। और मानो पत्थर दिल जैसे में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो। यानी पत्थर जैसा जिसका दिल होता है उसमें बच्चे की दंतरित मुस्कान देख करके प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो। यानी पत्थर दिल जो व्यक्ति होता है, पाषाण हृदय व्यक्ति जो होता है, वो भी क्या होता है, बच्चे की मुस्कान देख करके द्रवित हो जाता है या पिघल जाता है। या मतलब ये कवि के मन की कल्पनाएं हैं। या बांस या बबूल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हो। यानी बच्चे की दंतरित मुस्कान देख करके कवि इस तरह महसूस कर रहा है मानो वह स्वयं बांस का या बबूल का पेड़ हो। बबूल के पेड़ में भी कांटे होते हैं और बांस का जो पौधा होता है वो भी खुरदरा होता है, लेकिन शेफालिका क्या होती है, एक मतलब झाड़ी टाइप होती है और शेफालिका से हमेशा फूल झर के नीचे गिरते रहते हैं। तो जैसे ही कवि मन में कल्पना कर रहा है कि जैसे ही मैंने अपने बच्चे की दंतरित मुस्कान देखी तो मेरा बांस या बबूल जैसा शरीर भी कैसा हो गया, एकदम शेफालिका के फूल की तरह हो गया। जिस प्रकार शेफालिका से फूल झरने लगते हैं, इस प्रकार मेरा मन भी प्रसन्न और सुखी या खुश हो गया। तो देखो बच्चों, बच्चे की दंतरित मुस्कान का जो कवि की मन में कल्पनाएं थी उनका यहाँ ये प्रभाव पड़ रहा है। हम अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। देखो, बच्चे की जो मुस्कान होती है, अगर मान लो हम थके हारे घर पहुंचे और हमारे घर में एक छोटा बच्चा हो और वो हमको देखते ही मुस्कुराने लगे और खुश होने लगे तो हमारा मन भी खुश हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में और बच्चे की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान हमेशा निस्वार्थ भाव से होती है। कैसी होती है, निश्चल होती है और प्रेम से भरी हुई होती है। तो देखो, बच्चे की मुस्कान निर्मल, निश्चल एवं मोहक होती है। यानी मोहक का अर्थ होता है मन को मोहने वाली, मन को आनंद देने वाली या मन को मोहने वाली। यानी बच्चे की जो मुस्कान होती है वो मन को आनंद प्रदान करती है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। यानी बच्चा अपने स्वार्थ के वशीभूत नहीं हंसता है, वो तो बल्कि सामने वाले को देख करके अपने मतलब उसके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ जाती है। जबकि बड़ों की मुस्कान कैसी हो सकती है, कुटिल और बनावटीपन। नहीं, जो बड़े लोग होते हैं जो
समझने लगते हैं। बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, कहते हैं ना छोटा बच्चा भगवान का ही अवतार होता है, तो बच्चा जो होता है वो तो कुछ समझता नहीं है, वो तो हर आने वाले के सामने अपनी मुस्कान बिखेर देता है। लेकिन जब व्यक्ति या मानव जीवन मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसके मन में बहुत सारे भेदभाव आ जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है, तो वो क्या करता है, कुटिलता आ जाती है। तो कई बार क्या होता है, बड़े लोगों की जो मुस्कान होती है वो कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है, यानी परिपूर्ण होती है बनावटीपन से, और उसमें हमेशा स्वार्थ छिपा रहता है। हमारा अगला प्रश्न देखो, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंब से यहाँ मतलब है किन किन चीज़ों की उपमा दी है, यानी बच्चे की मुस्कान को किन किन चीज़ों की उपमा दी है, या मतलब कि बच्चे की मुस्कान से क्या क्या काम हो सकते हैं, वो यहाँ कवि ने बतलाए हैं। देखो, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। नंबर 1, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। देखो, ये बिंब है, बिंब है मतलब ये कल्पना लोक है। क्या है, कल्पना लोक है, मतलब हम ऐसा सोचते हैं, वास्तव में तो मुर्दे में जान नहीं आती, यानी मृतक कोई व्यक्ति और बच्चा उसके सामने मुस्कुराएगा तो क्या मृतक व्यक्ति जी उठेगा? नहीं, यहाँ केवल ये बिंब है, ये हमारी एक कल्पना है या कवि की कल्पना है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, यानी अगर मान लो झोपड़ी में बहुत प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, अपनी धुंधरित मुस्कान फेंक रहा है, तो किस तरह प्रतीत होता है, मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, जबकि झोपड़ी में कमल के फूल नहीं उठते हैं, ये केवल यहाँ बिंब है और हमारी या कवि की कल्पना है। तीसरा देखो, मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पाकर पत्थर हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है, यानी जब बच्चा मुस्कुरा रहा होता है तो बहुत कठोर पाषाण हृदय व्यक्ति, जो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति होता है, वो भी क्या होता है, उसका मन भी पिघल जाता है और वो भी द्रवित होकर के बच्चे को प्यार करने लगता है। और यूँ लगता है मानो बबूल और बाँस से सैफेलिका के फूल झरने लगे हो, यानी बच्चे की जब हम दंतुरित मुस्कान देखते हैं, बच्चे की जब हम मुस्कान देखते हैं तो इस प्रकार प्रतीत होता है मानो बबूल और बाँस से बने हुए शरीर में भी क्या, कौन से फूल चल रहे हैं, शेफालिका, जो कि बहुत कोमल एक झाड़ी होती है, उसमें से सदैव फूल झरने लगते हैं, तो उसमें से फूल झरने लगे हों। तो ये 4 तरीके के जो उदाहरण दिए गए हैं, ये कल्पना लोक में जो बिंब है उनके उदाहरण कवि ने दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, मैं हर बार आपको बताती हूँ, पंक्तियों के जो हम भावार्थ बताते हैं वहाँ तो आता है भाव सौंदर्य, लेकिन जब हम उसमें उसका शिल्प बताते हैं वहाँ आता है उसका काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य। यहाँ हम केवल इनका भाव सौंदर्य देखेंगे, यानी भावार्थ ही देखेंगे। पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, यानी छोड़कर तालाब को छोड़ करके आ गए हैं कौन, जलजात का अर्थ यहाँ क्या है, कमल। कवि क्या कह रहे हैं, बच्चे की मुस्कान देख करके कवि कह रहा है मुझे इस तरह प्रतीत हो रहा है मानो कि कमल है, जो बच्चे का मुख देख करके मुझे इस तरह प्रतीत होता है मानो कमल है जो अपने जल को छोड़ करके, जल जो तालाब में कमल उगते हैं उसको छोड़ करके और मेरी झोपड़ी में आकर के खिलने लगे हैं। तो इसका भाव ये है कि दांत निकलते हुए शिशु की निश्चल मधुर मुस्कान देख करके, यानी छोटे छोटे जब दांत निकल रहे हैं बच्चे की, उस बच्चे की निश्चल मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है और उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में ही कमल खिल उठे हो। बच्चे का जो सुंदर मुख देख करके उसको कैसा प्रतीत होता है, मानो उसकी झोपड़ी में ही कमल खिल उठे हो। आशय यह है, यानी कहना ये चाहते हैं कि उस नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन उल्लास से भर जाता है। किससे भर जाता है, उल्लास से, प्रसन्नता से और खुशी से भर जाता है। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ शफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कवि यहाँ कह रहे हैं जैसे ही मैं तुमको छुआ, मैंने यानी तुमको जैसे ही मैंने गोदी में उठाया तो मैं बांस और बबूल के पेड़ की तरह जो मेरा शरीर था वो कैसा हो गया, शैफालिका के फूलों की तरह हो गया, यानी बहुत ही कोमल हृदय वाला हो गया। नन्हे से बच्चे के स्पर्श से रोमांच भरा उल्लास समाया रहता है। देखो, आपने छोटे बच्चे खिलाए होंगे, छोटे बच्चे को जब अपन गोदी में लेते हैं तो अंदर से एक अच्छी सी अनुभूति होती है, उसको प्यार करने की इच्छा होती है, उसको खिलाने की इच्छा होती है, तो बच्चे के स्पर्श से ही रोमांच बढ़ जाता है और उल्लास पैदा होने लगता है और उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ से शैफालिका के फूल झरने
लगे हो। यानी यहाँ कवि के बिंब है, कवि की कल्पना है कि जैसे ही बच्चे को, छोटे बच्चे को गोदी में उठाते ही ऐसा लगता है कि बांस और बबूल के कांटों से बना हुआ जो हमारा शरीर है या जो हमारा हृदय है वो शेफालिका के फूल, यानी जो कोमल शेफालिका की झाड़ियाँ होती है उससे जो सदैव फूल झड़ते रहते हैं, उस प्रकार का हमारा शरीर हो जाता है। आशय क्या है कि शिशु की मधुर मुस्कान को देख करके नीरस और ठूठ, नीरस, नीरस का मतलब जिसमें कोई जान नहीं हो, बेजान, ठूठ जिसमें जो ठूठ अपन नहीं कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती तो ठूठ खड़ा है वो कोई काम का नहीं होता है, तो ठूठ हृदय में भी, यानी जो कठोर हृदय, जो पाषाण हृदय, जिसका जो कभी हरा नहीं होने वाला है, उस हृदय में भी सरस प्रेम का संचार होने लगता है। तो हमारे यहाँ ये 2 पंक्तियां आई थी, हमने दोनों पंक्तियों का भावार्थ अब समझा है। आगे देखिए बच्चों, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये अब हमारी दंतुरित मुस्कान जो कविता थी उसके 2 प्रश्न हो गए। अब दूसरी जो उनकी कविता थी फसल, उस फसल के हम यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं। जैसे कवि के अनुसार फसल क्या है? देखो फसल क्या है, हाँ, अगर आपसे सामान्य भाषा में पूछा जाए कि फसल क्या, आप क्या कहोगे? खेतों में जो गेहूँ, बाजरा, जो चना, उनके पौधे जो लहलाते रहते हैं वो फसल कहलाते हैं। लेकिन ये फसल बनी कैसे, ये फसल लहलाई कैसे? तो एक्चुअल में फसल, वास्तव में फसल क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो कवि के अनुसार फसल जो है वो पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, धूप, हवा की थिरकन और मानव परिश्रम के संतुलित संयोग से उपजती है। यानी फसल कैसे उपजती है? ये इतनी सारी चीज़ें हैं। फसल को बनाने के लिए पहले पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, हवा की थिरकन चाहिए और मानव का जो मुख्य बात है, मानव का परिश्रम। तो इन सब के संतुलित संयोग से जो वृक्ष उगता है, या वृक्ष तो नहीं कह सकते हम उसको, जो पौधा उपजता है उसे हम फसल कहते हैं। इसमें क्या होता है, फसल में सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया कि करोड़ों कोटि नदियां आकर के फसलों को सींचती है, हर दिशा की नदी आकर के फसलों को सींचती है और सभी प्रकार की मिट्टियों के गुणधर्म इनमें निहित होते हैं। यानी अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग तरीके की मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें उपजती है। सूरज की धूप और हवा के झोंकों का प्रभाव इसमें समाया हुआ है। बिना सूरज की गर्मी के, बिना सूरज की ऊष्मा के, बिना सूरज की रोशनी और उसकी किरणों से फसल कभी, इनके बिना फसल कभी भी उपजती नहीं है या वृद्धि नहीं करती है। साथ ही हवा के झोंके भी किसके लिए बहुत आवश्यक है? फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इन सबके योगदान के साथ ही किसानों और मजदूरों का जो परिश्रम इससे जुड़ा हुआ है। भाई देखो, हमारे पास बीज भी है, खाद भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, सूरज की गर्मी भी है और क्या है, हवा भी है। लेकिन क्या है, परिश्रम करने वाले कोई नहीं है। उनको साथ, इन सब चीज़ों के साथ में ये सारे संसाधन हैं, इन संसाधनों के साथ में जब काम करने वाला कोई नहीं है तो वो संसाधन किसी भी काम के नहीं है। इसलिए फसल जो उगती है वो पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, हवा की थिरकन, साथ ही सबसे जो मेन बात है वो है किसान और मजदूरों का परिश्रम। इनके परिश्रम से, मेल जोल से, संयोग से जो पौधा उगता है और वो जो पौधा हमारे जीवन का आधार बनता है वो फसल कहलाता है। तो इन सब के सम्मिलित योगफल का प्रतिफल ही, योगदान का प्रतिफल ही फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, किताब में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब कविता में से आए हैं और उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके बार बार दिया गया है। देखो, कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नदियों का पानी। नदियों का पानी बहुत आवश्यक है, बिना नदियों के पानी के फसल नहीं उपज सकती। विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, एक ही प्रकार की फसल, यानी एक प्रकार की मिट्टी में उगती है, अनेकों प्रकार की जितनी भी फसलें हैं वो अलग अलग तरह की मिट्टी में उपजती हैं। सूरज की किरणें, सूरज की किरणें बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक तरीके से यदि हम देखें तो भी सूरज की किरणें बहुत आवश्यक है। और गर्मी और किसके लिए, रोशनी के लिए या पौधों को भोजन बनाने के लिए भी सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक है। मंद मंद बहती हवाएं तथा मानव का श्रम। मंद मंद बहती हवा यानी हवा के जो झोंके होते हैं, हवा का चलना,
हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। और हवा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पौधे भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं। तो ये दोनों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पाई जाती है? हवा में पाई जाती है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। और यहाँ हम कवि के अनुसार बता रहे हैं, जब तक मंद मंद बयार बहती है तो पौधे हल्के हल्के हिलते हैं, यानी उनमें भी क्या रहता है? गतिमान रहते हैं, वो भी, उनमें भी हलचल बनी रहती है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। साथ ही मानव का श्रम ये सबसे अधिक आवश्यक है। यदि ये सब चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन मानव का श्रम हमारे पास नहीं है तो हम फसल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि फसल उपजाने के लिए निम्न तत्वों की आवश्यकता है: नदियों का पानी, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, सूरज की किरणें, मंद मंद बहती हवाएं तथा मानव का श्रम। आगे देखो बच्चों, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? यानी फसल को क्या कह रहे हैं? हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा। तो ये सब बता कर के कवि क्या बताना चाहते हैं वो हम देखेंगे। इससे क्या है, कवि ये व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहिल श्रम लगा होता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, संसाधन सारे हैं हमारे पास, वस्तुएं सारी हैं हमारे पास, लेकिन यदि मानव का श्रम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हमारे पास प्रकृति में, पूरी प्रकृति ही संसाधनों से भरी हुई है। हम अपने जीवन को चलाने के लिए, हम अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, जितने भी जीव जगत हैं इस संसार में, वो सब क्या करते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने श्रम से अपना जीवन चलाते हैं, प्रकृति से संसाधनों को काम में लेते हैं। तो हम प्रकृति से संसाधन काम में लेकर के जब मानव के हाथों का स्नेहशील श्रम लगता है तो फसल अपने आप अच्छी उपज होने लगती है। क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। मान लो बीज बो करके हमने छोड़ दिया, खेत को खोदा और खोद करके बीज डाल के उनमें उसको छोड़ दिया, उसमें खाद नहीं दिया, उसमें पानी नहीं दिया, क्या पौधा अपने आप उग जाएगा? पौधा तो ग्रो करेगा, उगेगा, उगने लगेगा, लेकिन वो जब तक बढ़ेगा उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मानव श्रम की आवश्यकता है, उसकी देखभाल की आवश्यकता है, समय समय पर उसको पानी की आवश्यकता है। तो फसल को उगाने के लिए मानव का जो श्रम है वो अति आवश्यक है। फसल का फलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है। देखो, हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा, यानी फसल जब उगती है तो पता चलता है कि किसानों के हाथों की गरिमा है और उन्हीं की ही महिमा है। यदि किसान मेहनत नहीं करें तो फसल नहीं उगेगी, जिसके कारण, यानी किसानों के हाथों के श्रम की गरिमा और महिमा के कारण ही फसलें बढ़ कर के तैयार होती है और हमारे घरों तक पहुंचती है। आगे देखो बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ काव्य शिल्प आपसे पूछा नहीं गया है, केवल भाव ही पूछा गया है। ये फसल जो कविता है उसकी पंक्तियाँ हैं: रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी जब फसल बढ़ रही है, जब फसल को बो दिया गया है बीज को, और अब जब पौधा बड़ा होने लगा है तो क्या हो रहा है उसमें हम देखते हैं वो कैसे बड़ा होता है। देखो, उपयुक्त पंक्तियों का भाव ये है कि फसल पर सूरज की किरणों, धूप तथा हवा की थिरकन यानी झोंकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? यदि सूर्य नहीं निकलेगा, अपनी गर्मी नहीं देगा, रोशनी नहीं देगा, हवा नहीं चलेगी तो फसल नहीं बढ़ेगी। अतः फसलें और कुछ नहीं है, फसलें क्या हैं? सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। जो सूरज की चमकीली किरणें आ रही है वो बदल करके फसल के रूप में धरती से निकल रही है। यानी ऊपर से सूरज की किरणें आ रही है, धरती में समा रही है और धरती में से फसल के रूप में निकल रही है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी जो फसलें हैं वो सूरज की किरणों का रूपांतर है। क्योंकि फसलों में हरियाली सूरज की किरणों के प्रयास के कारण ही आती है। फसलों में हरियाली किससे आती है? सूरज की किरणों के प्रयास से। यदि सूरज की किरणें नहीं पड़े और गर्मी नहीं पड़े तो फसल पीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? मुरझाई मुरझाई सी हो जाती है। तो हरियाली लाने के लिए सूरज की किरणों की बहुत आवश्यकता होती है। और फसलों को बढ़ाने में हवा का भी अपना प्रभावी योगदान रहता है। मैंने आपको बताया, यदि ये नहीं होगी, यानी हवा नहीं होगी, तो पौधा नहीं बढ़ेगा।
इसलिए फसलें क्या हैं, हवा का सिमटा संकुचित रूप भी प्रतीत होती है। यानी हवा जब चलती है तो फसलें क्या होती है, इधर से उधर लहराती है, मानो इस तरह प्रतीत होती है मानो फसलें आपस में सिमट रही हैं, यानी एक साथ, एक झोंके के साथ में एक साथ हो जाती है और संकुचित हो रही है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं सूरज की किरणों का तो रूपांतरित रूप है, जो फसलें हैं सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है, यानी सूरज की किरणें बदल करके फसल के रूप में जमीन में से निकल के बाहर आई है। और हवा का क्या है, हवा का सिमटा संकुचित रूप भी फसलें प्रतीत होती है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जिसमें हमारी नागार्जुन की कविता थी द्वंद्वित मुस्कान और फसल, दोनों के प्रश्नों के उत्तर किए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आए। आप इन्हें लिखिए और लिख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।